तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ गया आप लोगों के सामने। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने टारगेट बनाया है 90 प्लस मार्क्स का। तो भाई 90 प्लस मार्क्स आपका छोटा टारगेट थोड़ी है, उस प्रकार की तैयारी करना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। तो हिंदी का डिमांड था बच्चों का कि हिंदी में सर महत्वपूर्ण हमको गद्यांश बता दीजिए, महत्वपूर्ण पद्यांश बता दीजिए। तो ये वीडियो फाइनली महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए ही है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश पूरा अच्छे तरीके से समझा के बताने वाला हूं। अगर ये 3 गद्यांश आप तैयार कर लेते हैं तो गद्यांश की टेंशन आपकी खत्म। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा पद्यांश का, उसमें भी 3-4 पद्यांश मैं आपको बता दूंगा, फिर दोनों गद्यांश और पद्यांश का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश का है, नेक्स्ट वीडियो पद्यांश पे आएगा। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण 3 गद्यांश देख लेते हैं, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, और आपका गद्यांश और पद्यांश क्लियर हो जाएगा। फिर एक वीडियो व्याकरण की बन जाएगी, पूरा का पूरा हिंदी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं, मालूम है आप लोगों को। उसको भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए कि 2022 बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से आप पढ़ के 90 प्लस मार्क्स लाइए। बस आपको एक काम करना है कि प्यारा सा एक लाइक दे दीजिए और वीडियो को अपने दोस्त यहाँ पे क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला गद्यांश, और उसको देखेंगे, फिर दूसरा गद्यांश, तीसरा गद्यांश पूरा देखेंगे अच्छे तरीके से। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला गद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला है। कह रहा है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आप लोगों का गद्यांश है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इस बार भी संभावना पूरा 100% क्लियर है कि इन तीनों जो मैं बता रहा हूँ ना, 3 में से आने ही वाला है। 3 जो बताऊंगा 3 में से एक ही आएगा, ये लिखित में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आपका गद्यांश है। गद्यांश के नीचे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जिसके अंदर जितने अंडरलाइन किया गया है इसका व्याख्या करना है। और स वाला है भाई कि शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। ठीक है, और आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। ये तीनों का उत्तर हमें देना है। पहला, दूसरा, तीसरा में 3 पॉइंट है, तीनों को उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ के सहित। संदर्भ में ये बताया जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, बस यही संदर्भ में लिखना होता है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख के लेकर आया हूँ अच्छे तरीके से। लिखना क्या आपको, अ का आंसर संदर्भ हेडिंग डाल लेना है। लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। किस नामक से, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये जो हाईलाइटेड में किया हूँ ये भी आपको करना है ताकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पे जाए कि हिंदी गद्य खंड से लिया गया है, ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, लेखक छायावादी युग हैं जिनका नाम है श्री जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इस कहानी को। ठीक है, इस गद्यांश को। क्लियर हो गया। चलिए, तो पहला का आंसर तो आप लोगों को मिल गया, नोट कर लीजिए इसको। तो पहला तो हो ही नहीं गया आप लोगों का संदर्भ। अब रह गई बात व्याख्या की। भाई व्याख्या करना है, तो व्याख्या किस ढंग से करना है, जिसने अंडरलाइन जितना दिया है सबका व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं। हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लेना है और लिखना है यहाँ पे। चलिए सुनते हैं ध्यान से क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। देखिए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर कहा कि उस व्यक्ति ने, कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को क्या किया है, दिया था। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे कहानी है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं। वो हमेशा डरती रही। उन्होंने कहा कि वो हमेशा डरती रही कि एक कहीं ना कहीं वो अपने घर को छोड़ कर न चली जाए। ठीक है, वही कहा है कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया है, बचा लिया है। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है।
ठीक है, और मृत्यु की समय बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल बनाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब आदमी मर जाएगा यहाँ से तो महल बनवाए चाहे मकान बनाए, उसकी ज़मीन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यही आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, कितना सुंदर वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसी प्रकार आप लोगों को लिख देना इसकी व्याख्या, यही था रेखांकित अंश की व्याख्या। कितना छोटे शब्दों में, प्यारे शब्दों में उन्होंने लिखा है, और आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बस अब प्रश्न बढ़ेंगे स में 3, शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें तो समझ ही गए हैं आप लोग, पढ़ते पढ़ते समझ गए हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात कर रहे हैं। एक स्वर हुई कि जब वो मृत्यु का निकट आ जा रहा तो वो कह रही हैं कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है, आप यहाँ मकान बनवाइए चाहे महल बनवाइए, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसकी सारांश उन्होंने किया है। अब तीसरा इसमें स वाला है, पहला कि शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। स का पहला, प्रस्तुत गद्यांश में शाहजहां शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। जो प्रस्तुत गद्यांश में शाहजहां वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो शाहजहां किसके लिए किया गया है, मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न इसका था कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो आप इसका उत्तर देंगे चीर विश्राम गृह से आशय है ऐसे गृह से जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्तित्व अंतहीन समय तक क्या है, बना रहे, और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। चीर विश्राम गृह का यही अर्थ है। फिर तीसरा प्रश्न था यहाँ पे कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए, तो उसका भी उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शाहजहां के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी पे पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे, वो अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। क्लियर, पहला गद्यांश कंप्लीट होता हुआ। कितना प्यारा गद्यांश था, और पहला गद्यांश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। वीडियो को डाउनलोड कर बस इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पहला आप लोगों का गद्यांश था। अब बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। चलिए, दूसरा गद्यांश जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्यवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 देख लीजिए। 2021 में भी पूछा जाएगा, तो 2021 में तो प्रमोशन हो गया, 2022 के बोर्ड एग्जाम आ गया है, उसमें पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, 3 आप तैयार कर लीजिए। 3 हमने आपको बताया, पहला बता दिया, दूसरा बता रहा हूँ, एक और बताऊंगा। इसके बाहर नहीं जाएगा भाई साहब, आपका गद्यांश तैयार हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद पद्यांश पर नंबर लगा दिया जाएगा। हाँ, तो चलिए गद्यांश को आप नोट कर लीजिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इस तरह दिख रहा है ना, पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें भी 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें उस तरह पूछा गया था। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा में 100 में 3 चीजें कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा, अच्छी संगति के से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो ये 3 चीजों का हमको उत्तर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गद्यांश देखेंगे, ठीक है। गद्यांश को ही बोलते हैं, देखिए, पाठ और लेखक का नाम गद्यांश में ही तो अरे संदर्भ में ही तो होता है। पाठ और लेखक का नाम संदर्भ में ही तो बताते हैं। तो हेडिंग पहले डालना है आपको संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है आपके गद्य खंड में। यही संदर्भ में आपको लिख देना है और बस काम बन गया आप लोगों का। तो संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये जितने अंडरलाइन किया गया ना, जितने वर्डों के सामने, इसका पूरा का पूरा व्याख्या करना है। कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी व्याख्या किए हैं, अब वो हम लोग देखने वाले हैं, उनकी क्या व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, व्याख्या में यहाँ से आपको नोट करते चलना है। मैं पढ़ता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। बहुत अच्छी बात है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि बुरी जो संगति होती है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित होता है तो वह ज्वर उसके शरीर को, स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है,
तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। यहाँ तक रुक जाइए, इसके बाद अर्थ समझिए क्या कह रहा है। शुक्ल जी कह रहे हैं यह चीज कि जिस प्रकार जैसे जिस प्रकार आपको कोई बुखार हो जा रहा है, वो बुखार आपके स्वास्थ्य को हानिकारक कर देगा और स्वास्थ्य को खराब कर देगा, कभी कभी तो उससे आदमी का जान प्राण भी चला जाता है। उसी प्रकार बुरी संगति अगर आप किसी मित्र का पकड़ लिए तो आप भी आपका उससे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आप भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना तुरंत आप लोगों को। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बात सही है, जो युवा अवस्था होता है 18-19 वर्ष की उम्र, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। कह रहा है कि अगर बुरी संगति अगर आप मिल गया तो वो उसी प्रकार आपको पीछे खींच देगा, जिस प्रकार अगर जब मानिए कि आपके पैर में पत्थर बांध दिया है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, पत्थर आपके पैर को पीछे खींच रहा है, उसी तरह बुरी संगति भी किसी दोस्त का मिल गया ना तो वो आपको पीछे की तरफ ही खींच देगा वो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि वर्ण प्राय उसे गिरा देता है, पत्थर पीछे भाई खींचेगा तो उसको गिरा ही देगा अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का तपन होने लगता है। कुसंगति में लिप्त मनुष्य का तपन होने का मतलब कि कुसंगति मतलब कि किसी बुरी संगति का अगर प्रभाव पे पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे तपन होने लगेंगे, मतलब बुरी संगति में फंसने लगेंगे और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। वही चीज कह रहे हैं। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। जाहिर सी बात है, बुरी संगति के अलावा विपरीत संबंधी, विपरीत अच्छी संगति होती है। अगर अच्छी संगति लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो समझिए कि आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है, आप उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है और जीवन को अच्छी उन्नति और प्रगति पे ले जाती है। ठीक है, ये चीज है। तो यही था आप लोगों का रेखांकित अंक का व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम तीसरे पर नंबर लगाएंगे। तीसरे में 3 पॉइंट है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया, दूसरा अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए, और कुसंग का क्या प्रभाव होता है ये चीज। तो पहला देखने वाले हैं कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। युवा पुरुष की बुरी संगति क्या करेगी, उसी अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। आप देखें अभी जस्ट इसका व्याख्या। और यदि अच्छी होगी तो वो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। अगर अच्छी संगति रहेगी तो निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाएगी ही आपको। चलिए, स का पहला हो गया ना, नोट कर लीजिए इसे। दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। आइए भाई, कहाँ गया। अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति के जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। अच्छी संगति सहारे देने वाली होगी ना, आपको जीवन में रक्षक की सहायता करेगी, आपको उन्नति की ओर बढ़ाएगी। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं को हल करेगी। यही चीज़ है ना, है तो आपको समझा गया ना अच्छी संगति से होने वाले लाभों को। मतलब अच्छी संगति में रहते हैं तो क्या लाभ होगा उससे, आपको हमेशा वो साथ खड़ा रहेगा, आपके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़ा रहेगा, आपको अच्छी सोच देगा। ठीक है। तीसरा क्या है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। भाई कुसंग तो बहुत डेंजरस चीज है। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। देखिए लिखा ना, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य के नैतिकता और अच्छे आचरण को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर अच्छे बुरे संगति में रहेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो लोगों से गाली सुनता है उसके साथ रहेंगे, आप भी सुनेंगे, आपकी पूरे नैतिकता और आचरण को ही खराब कर देगा। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। अब पागल के संगे पागल पगलेंड बनेंगे, गौरी का बनेंगे, ये बताइए। ठीक है, समझ में आ गया ना, यही चीज होता है इसमें। आराम से व्याख्या कर लीजिएगा। चलिए, तो ये दूसरा गद्यांश भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी चैप्टर से है। बड़ी बात तो यह है कि इसी चैप्टर से ही वो मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए देख लेते हैं उसको। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा यह है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ठीक है। और आगे के तो इतना ज़्यादा है। राम धीरे और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्र स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार
तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो हमें तो बस इतना बड़ा दे दिया है गद्यांश, हमको रेखांकित अंश की व्याख्या सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। पहले यहाँ मैं दिखा देता हूँ, आराम से ऊपर ले जा रहा हूँ, आराम से इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें भी 3 प्रश्न पूछेगा, वही क्या संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और सवाल राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये तीनों प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ तो देखते ही आपको मालूम चल गया भाई कि मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके। फिर भी कोई नहीं, फिर भी लिख के लेकर आया हूं मैं बताने के लिए। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, यह अवतरित है। मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। क्लियर हुआ ना। चलिए संदर्भ। अभी क्या व्याख्या, इतना जितना अंडरलाइन किया है बस इतना की व्याख्या बताना है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। इसी का हमें व्याख्या करना है। देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस प्रकार व्याख्या किए हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से और लिखना चालू हो जाइए। चलिए, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। वो कह रहे हैं कि अगर सच्ची मित्रता है तो कोई जरूरी नहीं कि आप जितना मल्टी टैलेंटेड ये भी मल्टी टैलेंटेड ही हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा ही स्वभाव आपका हो, इनका भी स्वभाव सेम आपका भी स्वभाव, तभी मित्रता बनेगी, ऐसा नहीं है। यही शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यदि इसमें महत्व है, कह रहा है कि कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर मतलब है कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही गुण का हो सकता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितना सहानुभूति रखते हैं, ठीक है, कितना एक दूसरे को चाहते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होगी। अगर ऐसा समझते हैं, आपके दुख को वो समझता है, आपके दुख को वो समझता है, अगर ऐसा समझते हैं तो भाई विपरीत हो चाहे कुछ हो, आपका गुण अलग हो, इनका गुण अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन मित्रता खूब जमेगी अगर आपकी सोच दोनों लोगों की सहानुभूति एक जैसी हो तो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी इनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। और यदि वे वैसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। अगर वो ऐसा नहीं समझते हैं तो बोलो भी आप लोगों का स्वभाव दोनों जैसा क्यों ना सेम हो, मित्रता बनने वाली नहीं है, ठीक है। वही चीज कह रहे हैं। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के लिए क्या स्पष्ट है। जैसे राम लक्ष्मण, देखिए दोनों लोग क्या थे, भाई थे, लेकिन लोगों का सहानुभूति एक जैसे थे, खूब मित्रता जमा। कर्ण दुर्योधन विपरीत थे भाई, वो ये अलग दिमाग के, लेकिन सहानुभूति अलग समान थी, तभी मित्रता खूब जमी इन लोगों में। तो वही इन लोगों का उदाहरण देके और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी व्याख्या कर रहे हैं। तो यही था रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आई होप क्लियर तो हो ही गया होगा आप लोगों को। इसमें क्या सोचने समझने की बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए, एक चीज़ क्लियर हो गया और एक चीज़ और बचा है, तीसरा भाई क्या बचा है कि राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालना है। चलिए देखते हैं राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के भाई क्या क्या प्रेम था, इन लोगों में क्या स्नेह था। ये देखिए, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। देखिए, जो राम थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और धैर्यशाली थे, जबकि लक्ष्मण भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे, तुरंत एकदम समझ लीजिए एकदम दिमाग उनका घूम जाता था। लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। देखिए, स्वभाव दोनों लोगों का अलग है। ये शांत रहते थे, धैर्यशील थे, और ये उत्तेजित स्वभाव के थे। देखिए, है ना, स्वभाव अलग अलग। स्वभाव अलग होने के कारण भी मित्रता निभी कि नहीं, इसलिए निभी क्योंकि वो सहानुभूति रखते थे वो अपने आप में। इसी प्रकार से कर्ण, देखिए कर्ण जो थे वो महान विचार वाले थे, ठीक है, और दानी थे। कर्ण जो थे वो महान विचार वाले थे और क्या थे, दानी थे। जबकि दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे और लोभी थे। तो है ना स्वभाव, देखिए दोनों लोगों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन मित्रता निभी ना इसलिए क्योंकि सहानुभूति थी। तो देखिए वही कह रहा है कि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था, फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेह सिक्त संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में
उपजी सहानुभूति ही था। मतलब उन दोनों की मित्रता में बस एक ही चीज़ था, क्या? सहानुभूति। ठीक है, सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर सहानुभूति रखते हैं दोनों मित्रता में तो आराम से आपकी दोस्ती निभाई जा सकती है। सहानुभूति मतलब ये चीज़ होता है कि उनकी कंडीशन को आप समझे, उनकी सिचुएशन को आप समझे, भले ही आपका स्वभाव अलग अलग हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है सहानुभूति। क्लियर हो गया? फिर जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था, कह रहा है कि भले ही उनके विपरीत स्वभाव था लेकिन फिर भी उन लोगों में मित्रता निभी। तो देखिए यही बात है, इसी ये जो गद्यांश सारांश यही निकलता है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके कर्ण, दुर्योधन और राम लक्ष्मण की शब्दों से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है, हमने लिख भी दिया है। तो ये जो 3 हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश बताया ना, तो कंप्लीट हो गया ना। देखिए 3 ही पॉइंट लिखना था, तीनों कंप्लीट हो गया। और नोट कर लीजिए, ये जो मैं महत्वपूर्ण 3 गद्यांश आपको बताया हूँ, तो भाई ये 3 तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आराम से जाएगा, पेपर देके चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसे लगे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।